So before this break, we just started actually earned value analysis, और as such हमने उसमें कुछ पढ़ा नहीं है. So let me go to a blank screen now. और यहाँ पे पहले हम कुछ बातें समझते हैं और फिर वापस आते हैं और वो न्यूमेरिकल्स वगैरह उनको देखते हैं. अच्छा, पहली बात, ये वही चीजें जो मैंने एक्चुअल में कल भी बताई थी, बट लेट्स स्टडी देम इन अ फॉर्मल वे नाउ. पहली बात होती है प्लान्ड वैल्यू क्या है. प्लान्ड वैल्यू बेसिकली मेरा काम का अप्रूव्ड बजट है. जो काम मैंने प्लान किया हुआ है, उस प्लान काम का जो अप्रूव्ड बजट है, उसको मैं कहता हूँ ये मेरी प्लान्ड वैल्यू है. फॉर एग्जांपल, मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने फर्स्ट मंथ में इस एक्टिविटी का, ये जो पहली एक्टिविटी है, उसका इतना हिस्सा करना है. अच्छा, ये मेरा फर्स्ट मंथ है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये एक्टिविटी 2 मंथ्स पे स्प्रेड हुई है. इसी तरह ये जो ऊपर वाली एक्टिविटी है, लेट्स से इसका इतना हिस्सा मैंने फर्स्ट मंथ में करना है. एक और एक्टिविटी है, उसका इतना हिस्सा मैंने करना है. ये सारे का सारा फर्स्ट मंथ में. तो मेरी फर्स्ट मंथ की प्लान्ड वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट मंथ की प्लान्ड वैल्यू होगी जो इस पूरी एक्टिविटी का मेरा अप्रूव बजट है, यानी कि फंड कितना मैंने एस्टिमेट लगाया. लेट्स से मैंने कहा हुआ कि इस पूरी एक्टिविटी का 10,000 है, लेकिन फर्स्ट मंथ का जो इसका हिस्सा है दैट इज 7,000, एंड सेकेंड मंथ का जो हिस्सा है दैट इज 3,000. इसी तरह अगली एक्टिविटी 8,000 की है, और उससे मैंने कहा हुआ कि 4,000 मैंने अप्रूव किया है फर्स्ट मंथ के लिए, और 4,000 ही मैंने अप्रूव किया सेकेंड मंथ के लिए. तीसरा मेरे पास लेट्स से 6,000 की एक्टिविटी है, और उसमें ऐसे कि यार फर्स्ट मंथ का मेरा अप्रूव काम है वो 1,000 का है, और 5,000 जो है वो मेरा बाकी इस एक्टिविटी का रिमेनिंग पार्ट है. तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास मल्टीपल एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास फर्स्ट मंथ का जो अप्रूव्ड काम है वो टोटल 7 + 4 + 1 12,000 का काम मुझे कंप्लीट करना है फर्स्ट मंथ में. तो उस जितना काम मैंने फर्स्ट मंथ में प्लान किया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, और आई से कि भाई 12,000. अगर तो मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें ये 3 एक्टिविटीज हैं, तो मैं इस तरह गिनूंगा. अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन ये पूछता है कि एक एक्टिविटी का जिक्र करता है, तो आपकी नजर में फिर उसी एक एक्टिविटी को आप समझे कि उसकी प्लान वैल्यू कितनी है. फॉर एग्जांपल, जो पहली एक्टिविटी है उसकी प्लान वैल्यू 7,000 है, दूसरी एक्टिविटी की प्लान वैल्यू 4,000 है. तो अगर एग्जाम एक एक्टिविटी का पूछता है, तो आप एक एक्टिविटी की बात करें. वो आपको सारी एक्टिविटीज का पूछता है, एक वर्क पैकेज में लेट्स से कितनी एक्टिविटीज है, उन सारों का बात कर रहा है, तो आप वर्क पैकेज के हिसाब से जवाब दें. अगर वो पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, तो पूरे प्रोजेक्ट की प्लान वैल्यू देख लें. बट प्लान वैल्यू एक्चुअली होगी उस काम की जो मैंने प्लान किया हुआ है, 1 मंथ 2 मंथ्स, जो जो भी इस वक्त मेरा करंट स्टेटस है. अभी हम बात जो कर रहे हैं वो फर्स्ट मंथ के एंड की बात कर रहे हैं. लेट्स से मैं दूसरे मंथ पे जाता हूँ, तो दूसरे मंथ में यहाँ पे मेरा दूसरा मंथ खत्म हो रहा है लेट्स से. तो दूसरे मंथ की प्लान वैल्यू कितनी है? 3,000 ये वाली, 4,000 ये वाली, और 5,000 ये वाली. अगेन कोइंसिडेंटली ये भी 12,000 बन गई है. लेकिन सेकेंड मंथ की अगर प्लान्ड वैल्यू बात करूं तो वो 12,000 है. लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि सेकेंड मंथ तक टोटल प्रोजेक्ट की, सेकेंड मंथ तक टोटल इस प्रोजेक्ट की कितनी प्लान्ड वैल्यू है, तो वो 12 फर्स्ट मंथ की, 12 सेकेंड मंथ की, 24,000 बन जाएगी. इसको हम कहते हैं ये कमुलेटिव वैल्यू है. तो सेकेंड मंथ में जब मैं अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर कर रहा हूँ, वो सिर्फ इस मंथ की नहीं कर रहा हूँ ज्यादातर. अगर मुझे कहा जाए कि यार आप यूं करो, फर्स्ट मंथ की छोड़ो, मुझे सिर्फ सेकंड मंथ की बताओ यहाँ पे कितनी है, तो फिर मेरे लिए प्लान्ड वैल्यू उस मंथ की 12,000 होगी. लेकिन अगर मुझसे ये पूछा जाता कि ओवरऑल अभी तक की प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बताओ, तो फिर मेरी ये कमुलेटेड प्लान्ड वैल्यू होगी कि भाई अभी तक टोटल मैंने 2 मंथ्स में 24,000 का काम प्लान किया हुआ था. हुआ कितने का वो अभी हम बात नहीं कर रहे. सो ये है प्लान्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट. तो देखा जाए तो ये जितना भी काम है, एक एक्टिविटी है, पूरा प्रोजेक्ट है, वर्क पैकेज है, जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त तक का जो जो इस वक्त हम जिस वक्त हम प्रोग्रेस मेजर कर रहे होते हैं, उस वक्त तक हमारा टोटल प्लान्ड काम कितना होता है, उसकी वैल्यू को हम प्लान्ड वैल्यू का नाम देते हैं. अब दूसरी चीज है मेरे पास अर्न्ड वैल्यू. अर्न्ड वैल्यू क्या है? अभी हम ना ये पूरे प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे, जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल एंड इजी. हम एक एक्टिविटी की बात करेंगे जो समझना आसान है. लेट्स से मैंने फर्स्ट वीक के अंदर इस एक्टिविटी का प्लान्ड वर्क मेरा था 10,000 का. ये एक दीवार है मुझे बनानी है, और ये 10,000 की है. अब
ये 10,000 की दीवार तो मैंने प्लान की हुई थी कि मुझे इतने का काम करना है, वो जो अभी हम प्लान वैल्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कितना किया है, इस 10,000 में से कितने का काम मैंने अर्न कर लिया हुआ है, कितने का काम मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, तीन बल्कि पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि यार मैंने 10,000 का ही काम किया हो, उसको मैं कहूंगा अर्न वैल्यू। दूसरा ये हो सकता है कि मैंने इस दीवार का अभी 70% बनाया है। अब ये जो 70% बनाया है, मैं ये देखूंगा कि इस 70% की प्लान वैल्यू कितनी है। टोटल की प्लान 100% की प्लान वैल्यू 10,000 है, तो 70% की प्लान वैल्यू 7,000 होगी। तो मैंने अभी तक वही प्लान वैल्यू के ही फॉर्मूला से, उसी चीज से ये मैंने ड्राइव किया कि भाई अभी तक मैंने प्लान वैल्यू का जो ओवरऑल प्लान वैल्यू है 10,000 में से 7,000 जो है उसका काम कर लिया है। तो ये मैं कहूंगा कि मैंने 7,000 मेरी अर्न वैल्यू हो गई। अच्छा, अब इस अर्न वैल्यू के साथ साथ मैंने एक्चुअल में कुछ पैसा भी खर्च किया होगा। ये पैसा कहाँ से आया मेरे पास, या कितना खर्च है, सॉरी कहाँ से नहीं आया, मेरे ये पैसा कितना खर्च किया है। काम मैंने 7,000 का किया है, लेकिन हो सकता है मैंने 8,000 स्पेंड कर दिए उसके ऊपर। एक्चुअल में जो मेरे बिल या पेमेंट्स हुई हैं वो 8,000 शो कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने 7,000 का काम एक्चुअल में उसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ी है वो 8,000 है। ये जो 7,000 था ये तो मेरा प्लान था, ये तो वो एस्टिमेट था जो अभी हमने एक्टिविटीज की शक्ल में देखा कि इतने हिस्से का प्लान वैल्यू या बजट कितना अप्रूव हुआ, ये तो मेरा एक एस्टिमेट था। उस एस्टिमेट्स की बेस पे कहा कि यार टोटल जो है वो 10,000 है, अगर इसका तो 70% का मतलब 7,000 है। तो अर्न वैल्यू मैंने 7,000 की है, मैंने 7,000 का काम किया, लेकिन एक्चुअल में ये दीवार बनाते हुए मेरा, ये तो मेरा प्लान था, एक्सपेंस कितना हुआ है और वो मुझे पता चलता है 8,000 हुआ है। तो तीन फिगर्स अब आपके पास आ गई हैं, एक है प्लान वैल्यू और एक है अर्न वैल्यू और एक है एक्चुअल कॉस्ट। ये तीन प्लान वैल्यू बेसिस हैं अर्न वैल्यू मैनेजमेंट के अंदर, अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर। अब मैं ये देखना चाहूं, अगर फॉर एग्जांपल अब मैं अगर यहाँ पे देखना चाहूँ कि भाई ये मैंने 10,000 का काम प्लान किया था, तो मैं कहता हूँ भाई मेरी प्लान वैल्यू 10,000 है। एक मंथ में या एक वीक में मैंने ये प्लान किया था कि 10,000 का काम करूंगा, ये मेरी प्लान वैल्यू है। एक्चुअली मैंने किया 8,000 का काम लेट्स से, और जो एक्चुअल होता है उससे मैं कहता हूँ ये मेरी अर्नड वैल्यू है। मैंने इतनी दीवार बनाई और ये अभी 8,000 का काम हो गया। अब आपको इन दो चीजों के कंपैरिजन से क्या पता चल रहा है कि मैंने 10,000 का प्लान किया हुआ था, लेकिन काम मैंने 8,000 का किया। सो मैंने 10,000 का स्कोप प्लान किया था, लेकिन उसमें से अभी सिर्फ 8,000 का स्कोप या काम कंप्लीट हुआ। तो मैं बड़े वाजे तौर पे अपने स्केड्यूल से पीछे हूँ। इसको हम चेक करते हैं थ्रू स्केड्यूल वेरिएंस, मेरी स्केड्यूल की वेरिएंस कितनी है। और उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम कहते हैं कि अर्नड वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू, अर्नड वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू। और इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि अर्नड वैल्यू पहले आनी है। तमाम फॉर्मूला में अभी आप बाकी भी देखोगे अर्नड वैल्यू पहले आएगी। अच्छा, उसके बाद लेट्स से अब जो हमारा गिवन सिनेरियो, इसमें मेरी अर्नड वैल्यू है 8,000 का मैंने काम किया है, जबकि प्लान मैंने 10,000 का किया हुआ था। तो मेरी जो वेरिएंस आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, -2,000। अब ये जो -2,000 है ये शो कर रहा है नेगेटिव की फिगर कि मैं बिहाइंड द स्केड्यूल हूँ। लेकिन लेट्स से मैंने जो एक्टिविटी के अंदर ये जो सॉरी काम प्लान किया हुआ था वो इस तरह था जी कि मैंने फर्स्ट मंथ में ये दीवार यहाँ तक बनानी है, सेकंड मंथ में मैंने ये वाली दीवार भी बनानी है। और मैंने क्या किया, फर्स्ट मंथ के एंड पर ही, ये जो मेरी डेट है जिस दिन को मैं अपनी प्रोग्रेस मेजर कर रहा हूँ, इस डेट को मैंने अगले दीवार का भी कुछ हिस्सा 20% बना लिया। ये वाला तो पूरा ही बना लिया, यानी कि ये 10,000 पूरी की पूरी बना ली, प्लस अगली दीवार जो कि लेट्स से 8,000, उस काम का जो प्लान वैल्यू थी वो 8,000 थी, इस दीवार की प्लान वैल्यू 8,000 थी, और मैंने उसमें से भी 2,000 का काम कर लिया हुआ। तो अब आप देखें कि मेरी प्लान वैल्यू फर्स्ट मंथ में 10,000 थी, मैंने ये 10,000 का भी काम किया,
एट द सेम टाइम मैंने अगले का भी कुछ काम कर लिया, तो मुझे नजर आ रहा है कि भाई मैंने अगले हफ्ते का, अगले महीने का भी काम पहले कर लिया, तो मैं अहेड ऑफ स्केड्यूल हूँ, मतलब मैं विजुअली आई कैन सी दैट। लेकिन अगर मैथमेटिकली इसको देखा जाए इसी फॉर्मूला के तहत, तो फिर क्या है, फिर मेरे पास ये देखें कि सॉरी, अब मेरी जो अर्नड वैल्यू है वो 12,000 है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूला के अंदर 12,000 माइनस 10,000 करता हूँ, तो अब मेरे पास पॉजिटिव वेरिएंस आ रही है, और ये पॉजिटिव वेरिएंस इंडिकेट करती है कि मैं अहेड ऑफ स्केड्यूल हूँ। तो इसको हम कहते हैं स्केड्यूल वेरिएंस, और स्केड्यूल वेरिएंस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं थ्रू दिस फॉर्मूला, अर्नड वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू। अगर तो ये वेरिएंस नेगेटिव आए तो आई विल बी बिहाइंड द स्केड्यूल, अगर ये वेरिएंस पॉजिटिव आए तो आई विल बी अहेड ऑफ स्केड्यूल। ये एक बात हो गई। अब हम आते हैं कि यार ये तो ठीक है, कॉस्ट की परफॉर्मेंस कहाँ पे गई, हम तो कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो कॉस्ट के लिहाज से मेरा क्या सूरत हाल है। हम कहते हैं कि यार हमें कैसे पता चलेगा कॉस्ट की परफॉर्मेंस, तो आई से कि भाई आपने एक्चुअली अभी तक कितना खर्च किया है। लेट्स से यही हम बात करते हैं कि हमने 12,000 का काम किया, लेट्स से यहाँ तक ये जो एडवांस में आगे चले गए, अर्न वैल्यू मेरी 12,000 है, लेकिन इस सारे काम को करने के लिए ये जो 10,000 की एक साइड दीवार की बनाई, प्लस 2,000 अगली का भी मैंने एडवांस में बना लिया, इस सारे का जब मैंने अपने बैंक अकाउंट चेक किए, अपनी जेबें चेक की, अपना वॉलेट चेक किया, तो मुझे पता चला कि मेरी जो एक्चुअल खर्चा अभी तक हो गया हुआ है वो हो गया एक्चुअल कॉस्ट मेरी 14,000 या 13,000। अब आप देखें कि मैंने काम 12,000 का किया, काम मैंने 12,000 का किया, लेकिन मेरे पास एक्चुअल खर्चा 13,000 है। मींस 12,000 का काम एक्चुअली मैंने 13,000 में कर दिया। मकसद ये है कि मैंने जो काम जिस पे 12,000 लगाने थे उस पे 13,000 लगा दिए। तो अब मुझे ये नजर आ रहा है कि मैं अपने प्लान से ऊपर चला गया हूँ, मैंने ओवर बजट चला गया हूँ। अब इस चीज को हम वेरिएंस की टर्म्स में कैसे कहते हैं, जैसे अभी हमने स्केड्यूल वेरिएंस देखी थी, बिल्कुल उसी तरह अब हम कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। और कॉस्ट वेरिएंस के अंदर इफ यू सी, मैं कंपेयर फिर अर्नड वैल्यू से ही कर रहा हूँ, तो अगेन इस फॉर्मूले में भी मेरे पास अर्नड वैल्यू पहले आएगी, अर्नड वैल्यू माइनस, दिस टाइम मैं इसको एक्चुअल कॉस्ट से कर रहा हूँ। तो कॉस्ट वेरिएंस के लिए एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना है, स्केड्यूल वेरिएंस के लिए प्लान्ड वैल्यू से कंपेयर करना है, और कंपेयर दोनों सूरतों में अर्नड वैल्यू से ही करना है। इसीलिए हम इसका नाम अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, अर्नड वैल्यू एनालिसिस, क्योंकि उसमें हर चीज हम अर्नड वैल्यू से कर रहे हैं कंपेयर। अच्छा, अब इस गिवन एग्जांपल के अंदर अगेन अगर हम देखें तो मेरी अर्नड वैल्यू 12,000 है, और मैंने 13,000 उस पर एक्चुअली स्पेंड किया, तो ये भी मेरे पास नेगेटिव 1,000 आया है। तो नेगेटिव 1,000 शो कर रहा है कि मैं ओवर बजट चला गया हूँ। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो मैं कहता मैं अंडर बजट रह के काम कर रहा हूँ। सो दैट अगेन नेगेटिव थिंग या नेगेटिव वेरिएंस इंडिकेट करती है बुरी चीज को। तो स्केड्यूल के केस में नेगेटिव वेरिएंस शो करेगी कि मैं बिहाइंड द स्केड्यूल हूँ, पॉजिटिव चीज शो करेगी मैं अहेड ऑफ स्केड्यूल हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। इसी तरह कॉस्ट वेरिएंस के अंदर वी वुड से कि जी नेगेटिव वेरिएंस अगर है तो मैं ओवर बजट जा रहा हूँ, जो मेरा बजट प्लान था उससे ऊपर जा रहा हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरी कॉस्ट वेरिएंस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है मैं कम बजट में रह के काम कर रहा हूँ, अंडर बजट जा रहा हूँ। ठीक है, सो ये दो हैं वेरिएंसेस की बातें। लेकिन अब एक और टर्म हम आते हैं, लेकिन उस टर्म पे आने की वजह से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। दो प्रोजेक्ट्स आपके सामने, एक प्रोजेक्ट है उसका टोटल जो प्लान्ड वैल्यू या टोटल बजट है, लेट्स से अभी तक की डेट की बात हम कर रहे हैं, जो जिस वक्त हम ये प्रोग्रेस मॉनिटर कर रहे थे, वो काम था लेट्स से 90,000 का। ठीक है जी, 90,000 का उसने काम किया अर्नड वैल्यू के केस में, उसने 90,000 का काम कर लिया। करने का कितने का था इसको फिलहाल भूल जाए, लेकिन 90,000 का काम किया, और इस पर इसकी एक्चुअल कॉस्ट आई है 92,000। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ ग्रीन कलर से लिखता हूँ। उसमें जो मेरे पास अर्नड वैल्यू है, जो मैंने काम कंप्लीट कर लिया हुआ है, वो है लेट्स से 4,000 का। छोटा प्रोजेक्ट होगा मे बी। इस 4,000 में मेरी जो वेरिएंस आई, सॉरी जो एक्चुअल कॉस्ट आई है लेट्स से वो 6,000 है।
ठीक है, ये ब्लॉक के अंदर मैंने एक्चुअल कॉस्ट लिखी है दोनों केसेस में, और ये मेरे पास अर्न्ड वैल्यूज हैं दोनों केसेस में। अब आप इस वाले प्रोजेक्ट की जरा कॉस्ट वेरिएंस चेक करें कितनी आ रही है, -2000 -2, और दूसरे वाले प्रोजेक्ट की कितनी आ रही है, -2000 -2000। तो किस, तो दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी आ रही है। जी। हालांकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसने 90,000 स्पेंड किए, बहुत बड़ा काम किया, और उसमें सिर्फ 2000 है ना, और इसने सिर्फ 4000 लगाए और अभी से इसकी 2000 की वेरिएंस आ रही है। तो दैट मींस मुझे कुछ परसेंटेज, हाँ, दैट मींस मुझे कुछ और भी फिगर चाहिए होगी अगर मुझे दो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है। मुझे उसकी अगर कॉस्ट की एफिशिएंसी चेक करनी है ना, कि भाई कितना पर डॉलर वो कितना ऊपर नीचे जा रहा है। इस केस में देखा जाए तो पर डॉलर वो बहुत ऊपर नीचे जा रहा है। 4000 का काम करके 2000 का डिफरेंस ले, ये तो मुझे 50% ऊपर जा रहा है, और इधर हार्डली मे बी 6%, 7% ऊपर जाएगा। तो ये पर डॉलर कितना ऊपर जा रहा है, 1 रुपया खर्च करना था जहां पे, वहां पे उसने 1 रुपए की जगह कितना किया है, कितना ऊपर गया, मुझे वो एक्चुअल में अंदाजा देगा सही बात। और इसी तरह दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करना है तब भी पता चलेगा। तो मैं $1 खर्च करके कितना काम ले रहा हूँ, वो चेक करने के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं जो स्केड्यूल के उसमें भी है और जो कॉस्ट की उसमें भी है। एक को हम कहते हैं एसपीआई, और एक को हम कहते हैं स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और दूसरा है मेरे पास कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो इंडेक्सेस होती हैं, ये जनरली 1 से हम इसको देखते हैं। इसमें भी फॉर्मूला वही है, सिर्फ मतलब एलिमेंट्स वही हैं, लेकिन इसके अंदर हम डिवाइड कर देते हैं अर्न्ड वैल्यू को, डिवाइड कर देते हैं प्लान्ड वैल्यू से। और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भी अर्न्ड वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल कॉस्ट से, जैसे ये कॉस्ट वेरिएंस में हमने किया था, वहां पे वो माइनस करते थे, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। अब अगर आप इन दोनों की, कुड यू प्लीज चेक, आप दोनों में से कोई एक जो है ना वो 90,000 वाले प्रोजेक्ट का आप कर दें, दानिश 90,000 वाले की कैलकुलेट करें, और उमर आप काइंडली इसकी कीजिएगा 6,000। सीपीआई चेक कर दें, सिर्फ एसपीआई बेशक रहने दें। $0.97। ये जो आपका आ रहा है पहले वाले प्रोजेक्ट की सीपीआई 0.97 है, ठीक है, और दूसरे की बताएं उमर। 0.66। 0.6, जस्ट इमेजिन। ठीक है, अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 0. ये वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, ये वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है, हाँ, कि आपने 1 रुपया लगाया है और 66 पैसे का काम किया, या मैं अगर कहूँ 100 रुपया लगाया मैंने, और 100 रुपया लगा के काम मैंने 66 रुपीज का किया। 100 का पैसा खर्च कर रहा हूँ और रिटर्न में उसके उसके अंदर काम निकाल रहा हूँ 66 का। दूसरा भी इसी तरह ही है, दूसरे में भी मैं अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं दे रहा, 90,000 का काम 92 में किया है, और वहां पे भी है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये कहता हूँ कि यार 100 रुपए खर्च करके मैंने 97 रुपीज का तो काम किया है ना, 3 रुपीज में लॉस में गया। तो ये मुझे पर 1 रुपी पर डॉलर मैं कितना आउटपुट ले रहा हूँ, ये इंडेक्सेस मुझे ये बताते हैं। और अगर ये इंडेक्स 1 हो, 1 किस सूरत में होगा, 1 उस सूरत में होगा कि लेट्स से मैंने 90,000 का काम, सॉरी, मैंने 90,000 का काम 90,000 में ही कर लिया है, तो आई वुड से कि भाई 90,000 डिवाइडेड बाय 90,000, तो वो 1 आ जाए, तो मेरे पास सीपीआई 1 आ जाएगी। सेम गोस फॉर एसपीआई। अगर मेरी ये सीपीआई या एसपीआई 1 आ जाए, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल एज पर प्लान चल रहा हूँ। स्केड्यूल के केस में आई वुड से कि मैं पूरे स्केड्यूल के मुताबिक चल रहा हूँ, और कॉस्ट के केस में अगर 1 आए, सीपीआई 1 आए, तो आई वुड से कि मैंने पूरे बजट के ऊपर रह के काम कर रहा हूँ, ऑन बजट, ऑन स्केड्यूल। लेकिन अगर मेरी वेरिएंस जो है, सॉरी, जो सीपीआई है या एसपीआई है, ये 1 से कम आ जाए, तो देन आई वुड से कि मैं अंडर बजट काम, सॉरी, ओवर बजट चला गया हूँ। सीपीआई अगर 1 से कम हो, जैसे अभी हमने देखा दोनों सूरतों में 1 से कम है, तो मैं ओवर बजट कर रहा हूँ। 97 रुपीज का काम करने के लिए मैं 100 रुपीज खर्च कर रहा हूँ, मीन्स मैं ओवर बजट जा रहा हूँ।
या अदर टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो 100 रुपया लगा के मैं 97 का काम ले रहा हूं, तो अगेन मैं ओवर बजट जा रहा हूं। अच्छा, अगर मेरी सीपीआई 1 से ऊपर चली जाए, दैट इज अ गुड थिंग इन अ वे, वो बिल्कुल जैसे पॉजिटिव वेरिएंस है उसके बराबर हो जाता है कि मैं 100 रुपीज लगा के 120 का काम अचीव कर रहा हूँ ना, दैट इज अ गुड थिंग। 100 रुपया लगा के 120 का काम हो रहा है, तो उस केस में आई से कि जी जब मेरी सीपीआई 1 से ऊपर हो या एसपीआई 1 से ऊपर हो, तो वो दोनों पॉजिटिव हम उसको लेते हैं, एंड वी से कि जी मैं अहेड ऑफ स्केड्यूल जा रहा हूँ या मैं अंडर बजट जा रहा हूँ। तो अगर मैं इस सारे की समरी एक दफा यहाँ पे लिख दूं तो वो क्या है, कॉस्ट वेरिएंस अगर मेरी पॉजिटिव है तो मैं कहता हूं कि मैं अहेड ऑफ स्केड्यूल, सॉरी, अंडर बजट जा रहा हूं। अगर मैंने 10,000 में काम करना था तो मैंने 10,000 की बजाय 8,000 में वही काम कर लिया, लेट्स से। अच्छा, अगर मेरी कॉस्ट वेरिएंस नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, मैं ओवर बजट जा रहा हूँ। मींस मैंने 10,000 का काम मे बी 11,000 में या 12,000 में किया हुआ। अच्छा, अगर ये जीरो हो जाए तो मैं कहता हूं कि भाई जितना का काम 10,000 का काम था वो 10,000 में ही किया, तो अर्नड वैल्यू भी 10,000 है, एक्चुअल कॉस्ट भी 10,000 है, दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास जीरो आ जाएगा। सेम गोज फॉर स्केजुअल वेरिएंस, अगर पॉजिटिव है तो आई वुड से कि जी मैंने जितने का काम प्लान किया है, लेट्स से 10,000 का काम मैंने प्लान किया हुआ था, अब प्लान वैल्यू की बात आ रही है, और मैंने एक्चुअल में मैंने 11,000 का काम कर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में आई एम गोइंग अहेड ऑफ स्केड्यूल। और दूसरा नेगेटिव स्केड्यूल वेरिएंस के केस में क्या होता है, मैंने 10,000 का काम प्लान किया हुआ था, लेकिन मैंने अभी सिर्फ उसमें से 9,000 का काम किया, 1,000 मेरे पास रहता है का काम बाकी है। और अगर ये जीरो हो जाए तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मैं ऑन स्केड्यूल हूँ, मैंने 10,000 का काम प्लान किया हुआ था और 10,000 ही मैंने एक्चुअल में किया। सो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये मेरे पास, यहाँ पे सॉरी, ये प्लान्ड वैल्यूज है और ये मेरे पास अर्नड वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अर्नड वैल्यू है कि 10,000 का काम किया और यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट है इस एग्जांपल में। अच्छा, और सीपीआई का केस बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन सीपीआई में पॉजिटिव को हम कहते हैं ग्रेटर देन वन और नेगेटिव होगा वो लेस देन वन, सॉरी, ठीक है, सीपीआई लेस देन वन और सीपीआई इक्वल्स टू वन, वो बिल्कुल ऑन ऑन बजट वाली बात है। इसके बाद इधर आते हैं तो इसमें भी लेस देन वन अगर मेरी एसपीआई हो तो मैं कहता हूं कि मैं, सॉरी यार, ग्रेटर देन वन है, सॉरी, मेरी अगर एसपीआई ग्रेटर देन वन हो तो मैं कहता हूँ अहेड ऑफ स्केड्यूल हूँ। अगर मेरे पास एसपीआई लेस देन वन हो तो मैं कहता हूँ मैं बिहाइंड द स्केड्यूल हूँ, बिल्कुल जैसे नेगेटिव वेरिएंस है। और एसपीआई अगर वन के बराबर हो तो मैं कहता हूँ मैं ऑन स्केड्यूल हूँ। तो ये चार फिगर्स आ गई, कॉस्ट वेरिएंस, स्केड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन चारों को आपने लाजमी अपने माइंड में, ज़हन में क्लियर रखना है। ये चार वेरिएंसेस हमारी आज तक की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब हम जरा इसको ग्राफिकल वे में भी देखते हैं कि ग्राफिकल वे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके समझने वाले हैं। अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने ये बजट एट कंप्लीशन, एस्टिमेट एट कंप्लीशन, एस्टिमेट टू कंप्लीट, वेरिएंस एट कंप्लीशन, इनका भी जिक्र नहीं किया, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। लेकिन पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ने इसको देख लें। अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर ना एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी खुद ऐड की गई है, आप उसको इग्नोर भी कर दें फॉर द टाइम बिंग तो कोई इशू नहीं है। वो कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि भाई ये जनवरी के महीने में जीरो क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। लेट से मैंने ये कहा कि 1 जनवरी को या 10 जनवरी को, कोई भी एक डेट है, उस वक्त मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और स्टार्टिंग पे मेरा जो प्लान्ड वैल्यू है वो जीरो है। जाहिर है पहले दिन मैंने कोई खर्चा नहीं किया, और 11 फरवरी तक या 10 फरवरी तक जो एक महीना गुजर गया, मैंने 2500 का काम किया, ठीक है। एक्चुअल में बाज दफा क्वेश्चन की स्टेटमेंट ना, उसके अंदर ये कंफ्यूजन आ जाती है कि यार ये जीरो क्यों शुरू हो रहा है और वन से क्यों नहीं शुरू हुआ। जैसे उस दिन हमने फ्लोट कैलकुलेट करते हुए नेटवर्क डायग्राम में हम कह रहे थे कि यार एक एक्टिविटी जीरो से क्यों स्टार्ट हो रही है, एक्चुअल में वो जीरो आवर्स से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। तो सिर्फ ये कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब अगर आप इसको इग्नोर कर दें और आप ये सिंपली ये कहें कि यार फरवरी में मैंने 2500 का किया है, मार्च में मैंने इतने का प्लान किया, इतने का प्लान किया, तो भी ठीक है।
लेकिन ये बात याद जरूर रखिएगा, किसी एक आधे क्वेश्चन के अंदर शायद वो आपको बता दे कि मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इस डेट को, और अभी उस प्रोजेक्ट का लाइक आज इतनी डेट है, और उस हिसाब से आपने लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट किया 1 जनवरी को, और आज जो है ना मेरे पास 30 अप्रैल है, और हमने हर मंथ एंडिंग पे अपना बजट अपनी परफॉर्मेंस देखनी है या समथिंग लाइक दैट। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी को ही मेरी कॉस्ट नहीं लगी, ऑब्वियसली 1 जनवरी से 31 जनवरी को जाके मेरी पहले महीने की ये प्लान वैल्यू होगी। ठीक है, सिर्फ ये एक पॉइंट अपने माइंड में रखना है। बाकी हम इसको अब अस्यूम करते हैं कि जनवरी है या नहीं है, जैसे इसको इग्नोर कर दें। हम ये बात करते हैं कि जब मेरा पहला मंथ हो जाएगा, लेट्स से, तो मैंने कहा कि वो फरवरी का है, और उस वक्त तक 2500 का काम मैंने प्लान किया हुआ है फर्स्ट मंथ में। सेकेंड मंथ के अंदर मैंने 5500 का किया हुआ है। अब ये कम्युलेटिव वैल्यूज नहीं है, मैं सेकेंड मंथ की बात कर रहा हूँ। मार्च में मैंने इतना काम करना है, अप्रैल में मैंने इतने का काम करना है, मई में अंदर मैंने इतने का काम करना है, जून के अंदर इतना, एंड सो ऑन। तो ये मेरी मंथली प्लान वैल्यूज है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि, और मैं आपसे कोई भी एक क्वेश्चन करता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स से मई के एंड पे अपनी परफॉर्मेंस बताएं, अभी आप आगे एग्जांपल देखेंगे, या अप्रैल के आगे तक एंड तक अपनी परफॉर्मेंस बताएं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वक्त तक की तमाम कॉस्ट को ऐड कर दूंगा। अगर मैं आपसे फरवरी के एंड तक की पूछता हूँ तो क्या होगा, वो 25 + 25 हो जाएगा, सॉरी 25 + 0 हो जाएगा। 0 पहले मंथ में, 25 तक दूसरे मंथ है, तो फरवरी के एंड तक या जो भी डेट है फरवरी की, मैंने 2500 किया। मार्च के एंड तक अगर मैं कहता हूँ, या मार्च की जो भी डेट है उसके एंड तक कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ 25 यहाँ तक फरवरी में, प्लस 55 ये वाला, ये दोनों मिला के टोटल जो मार्च के एंड तक मेरा काम कंप्लीट होना चाहिए वो 8000 का होना चाहिए। इसी तरह अप्रैल का 5000 में और ऐड कर दूंगा, और मैं कहूंगा अप्रैल के एंड तक 30,000 का होना चाहिए, 13,000 का। एंड देन मई का मैं ऐड कर दूंगा, 42,000 तक का होना चाहिए, और जून में मेरा टोटल 62,000 होना चाहिए, और जुलाई में मेरा टोटल एंड पे 70,700 होना चाहिए। सो ये जो मेरे पास वैल्यूज हैं, ये कम्युलेटिव वैल्यूज हैं। कम्युलेटिव वैल्यूज या कम्युलेटिव वैल्यूज का क्या मतलब है, मैंने टोटल कितना काम करना है जिस भी मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं मार्च के एंड तक की बात कर रहा हूँ, तो इन 2 मंथ्स में टोटल कितना होगा, वो 8000 है। अच्छा, अब ये जो आखिरी वैल्यू है ना, ये तमाम मंथ के जो मेरी प्लान्ड वैल्यूज है उन सब का सम है। मैं इन सब को ऐड कर लूँ तो टोटल मेरे पास जो मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है वो 70,700 में करना है, और इसी को हम बजट एट कंप्लीशन कहते हैं। और आज हम देखेंगे, मैंने उसको आपको कल भी बताया था कि मेरी जो कॉस्ट बेसलाइन बनती है, उस कॉस्ट बेसलाइन का आखिरी जो सिरा होता है, आखिरी जो पॉइंट होता है, उसको हम बजट एट कंप्लीशन कहते हैं। लेकिन कॉस्ट बेसलाइन एक कंटिन्यूस लाइन है, वो मुझे किसी भी मंथ पे किसी भी पॉइंट पे अगर कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कर सकता हूँ। बजट एट कंप्लीशन आखिरी वैल्यू है, ऑल्दो हम कहते यही है कि जी कॉस्ट बेसलाइन बराबर है, इक्वल है बजट एट कंप्लीशन के। यस, कॉस्ट बेसलाइन का आखिरी सिरा इज इक्वल टू बजट एट कंप्लीशन। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको प्लॉट करते हैं कि प्लॉट कैसे करेंगे, और अगेन जैसे मैंने कहा, आप इसको वो फर्स्ट मंथ जनवरी का कंसीडर करें या ना करें, जैसे आपकी मर्जी है। बट हमने ये कहा कि जी 20, यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट साइड पे ये वैल्यूज हैं, ये वाली, और इधर मेरे पास मंथ लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट मंथ के एंड तक ये जो जनवरी का है, मैंने कहा 2500 का काम होना चाहिए। ये मैंने बोला जी ये 2500 है यहाँ तक, ये 10,000 है, और 2500 यहाँ तक है। दूसरा मैं कहता हूँ मार्च के एंड तक, और ये कम्युलेटिव वैल्यू है, मार्च के एंड तक टोटल इंक्लूडिंग दिस 2500 मेरा कितना काम होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ लेट्स से यहाँ पे मार्च का एंड है या 15 है, जो भी डेट है, मैंने कहा कि वो 8000 होना चाहिए, तो इट वुड बी समवेयर हियर, ये आ गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि अप्रैल के एंड तक या अप्रैल की जो भी डेट है, उससे मेरा 13,000 का काम होना चाहिए, तो 10,000, और मैं कहता हूँ मे बी समवेयर हियर 30,000 का काम है। और फिर मेरे पास अगर आप देखें मई के एंड तक 42,000, या मई के मिड तक 42,000 है, तो मैं मई के मिड तक जाता हूँ तो 40,000 ये है, और 42,000 समवेयर है, ये बनता है। और फिर मैं कहता हूँ जून के एंड तक 62,000 है, और ये 50 है, और ये 60, और ये 62 होगा। एंड देन जुलाई में 70,700, तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आएगा। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं, ये प्लान्ड वैल्यूज है मेरी सारी। ये जो प्लान्ड वैल्यूज हैं, इसको मैं अगर कहूँ, ये मेरी पहली प्लान्ड वैल्यू है PV1, ये मेरी दूसरी प्लान्ड वैल्यू है PV2, और इसी तरह मैं आगे चलता जा रहा हूँ।
तो मेरी ये सारी प्लान्ड वैल्यूज है, PV1, PV2, PV3, PV4, PV5 एंड यहाँ पे PV6। ये जो आखिरी वाली मेरी प्लान्ड वैल्यू PV6, ये बराबर होगी बजट एट कंप्लीशन के। पहली बात तो आपने ये लिखना है। ये मैं सारे काम इसको हम कॉस्ट बेसलाइन कहते हैं। ये सारी की सारी लाइन मेरी कॉस्ट बेसलाइन है। ये मेरी जो टॉप वैल्यू ये है, आखिरी वाली प्लान वैल्यू, इसको मैं बजट एट कंप्लीशन कहता हूँ। बेसिकली बजट एट कंप्लीशन मेरा वो फाइनल प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो फाइनल अलाउड यू नो एक्सपेंस है, वो बजट एट कंप्लीशन है और इसके अंदर कॉन्टीजेंसी रिजर्व शामिल है। अच्छा जी, अब हम इसको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखते हैं। ये जो मैंने अभी प्लॉट किया है वो ये बन गया जी। जो आखिरी मेरे पास प्लान वैल्यू है वो बजटेड कंप्लीशन के बराबर है। अब पहले मंथ के एंड पे लेट्स से मैं कुछ डाटा हाइपोथेटिकली कहता हूँ कि ये मैं जीरो वाला तो कर छोड़ रहा हूँ। पहले मंथ के एंड पे मैं कहता हूँ कि मैंने जो एक्चुअल काम किया है ना पहले मंथ के एंड तक, वो 3800 है। प्लान मेरा 2500 का काम था, लेकिन उससे ज्यादा मैंने कर लिया हुआ है। तो आई वुड से यहाँ पे मैं कहता हूँ ये 3800 है जो कि मेरे अर्न वैल्यू से ऊपर आ गया। दूसरे मंथ के एंड तक मैंने टोटल कितना काम किया, वो इंटरेस्टिंगली दूसरे मंथ के एंड तक पहले मंथ का शामिल करके 8000 आ गया। और इतना ही प्लान था। तो यहाँ पे आप देखें कि ये रेड लाइन और मेरी प्लान वैल्यू वाली ब्लू लाइन बिल्कुल बराबर आ गई है। पहली टीम ने जितना खेला बिल्कुल उसी स्कोर पे दूसरी टीम आ गई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा है 10,000 का काम। अब मैंने तीसरे मंथ अप्रैल के मिड तक मैंने सोचा हुआ था 13,000 का काम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो 10,000 का काम हुआ। तो यहाँ पे मेरी रेड लाइन अपनी प्लान्ड वैल्यू की लाइन से नीचे चली गई। मेरी अर्नड वैल्यू की लाइन प्लान्ड वैल्यू से नीचे गई है। जैसे ही मेरी अर्नड वैल्यू की लाइन प्लान्ड वैल्यू से नीचे जाती है तो मैं कहता हूँ मेरी एक्चुअल में नेगेटिव स्केजुअल वेरिएंस आना शुरू हो गई है। प्लान मैंने कहा था इतने का करना है 13,000 का, लेकिन मेरी जो अर्नड वैल्यू है वो रेड में शो हो रही है और वो अभी सिर्फ 10,000 हुई है। तो मैं अपने काम से पीछे हूँ। नेगेटिव वेरिएंस के केस में मेरी जो अर्नड वैल्यू की लाइन है वो प्लान्ड वैल्यू से नीचे चली जाती है। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो यहाँ पे मैंने कहा टोटल मैंने 42,000 का काम करना था मई के एंड पे, बट मैंने 38 का किया। अगेन मेरी प्लान्ड वैल्यू सॉरी अर्नड वैल्यू की लाइन प्लान्ड वैल्यू से नीचे है, तो मैं स्केजुअल में पीछे ही हूँ अभी तक। अब हम देखते हैं कि लेट्स से ये 4 महीने मुझे हो चुके हैं और अब हम देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट का क्या सीन है। एक्चुअल कॉस्ट को मैं प्लान करता हूँ। मैंने 3800 का काम एक्चुअल में किया और इस काम को करने पर जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर लगा दिया वो 6,000 है। तो अब आप देखें कि मेरी अर्नड वैल्यू से एक्चुअल कॉस्ट ऊपर चली गई है। जब भी अर्नड वैल्यू की लाइन एक्चुअल कॉस्ट से नीचे होगी तो वहां पे मेरे पास एक्चुअल में नेगेटिव कॉस्ट वेरिएंस आ रही है। इसका मतलब क्या है, अर्नड वैल्यू की लाइन जब भी नीचे होगी, प्लान्ड वैल्यू से नीचे होगी तो नेगेटिव स्केजुअल वेरिएंस है। एक्चुअल कॉस्ट से नीचे होगी तो नेगेटिव कॉस्ट वेरिएंस है। मैंने 3800 का काम करते करते उस पर जो पैसा लगा दिया वो 6,000 है। तो यहाँ पे मेरी एक्चुअल कॉस्ट नंबर 1 जो है वो आपको सामने ग्रीन कलर में शो हो गई। एक्चुअल कॉस्ट 8,000 है और इंटरेस्टिंगली अब मेरा सारे का सारा प्लान भी उतने का है, एंड वैल्यू की भी उतने की है और एक्चुअल कॉस्ट भी उतने का, इसलिए यहाँ पे तीनों एक ही जगह पे आ गए। आगे चलते हैं और फिर हम देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। अब कोई मेरे पास ऐसी अनहोनी चीज हुई है, कोई ऐसा काम प्रोजेक्ट के ऊपर हुआ है कि मैंने काम तो 10,000 का किया है, लेकिन उसमें मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 8,000 ही मीन्स। अगर आप देखें कि मैंने इस मंथ में कोई पैसा खर्च नहीं किया। जो मार्च के एंड तक मेरी एक्चुअल कॉस्ट थी वही, या मार्च 15 तक जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट थी वही मेरे पास 15 अप्रैल तक भी है। तो मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया और इसकी वजह से मैंने काम तो किया है, पैसा खर्च नहीं किया। तो मैंने पॉजिटिव कॉस्ट वेरिएंस में चला गया हूँ। 10,000 का काम मैंने 8,000 में किया और जैसे ही ऐसा हुआ मेरी अर्नड वैल्यू की लाइन ऊपर चली गई है कॉस्ट वैल्यू से, एक्चुअल कॉस्ट से। तो जैसे लाइन ऊपर जाएगी अर्नड वैल्यू की, वो मैं कहूंगा कि ये पॉजिटिव वेरिएंस होगी। स्केजुअल के केस में प्लान्ड वैल्यू से ऊपर जाएगी, कॉस्ट के केस में एक्चुअल कॉस्ट से ऊपर जाएगी। आखिरी वाला 4800 और अगेन अब वो मैंने पिछले वाला भी को खर्चे इकट्ठे निकाले हैं
और उसकी वजह से जो टोटल मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट है वो 48,000 है, जबकि मैंने काम सिर्फ 38,000 का किया है। तो अब आप दोबारा देखें कि मेरी अर्न वैल्यू की लाइन बहुत नीचे रह गई है एज कम्पेयर टू एक्चुअल कॉस्ट। अब हम ग्राफिकली जरा वेरिएंसेस को देखें तो क्या है। पहले कॉस्ट वेरिएंस क्या है, या चलो पहले स्केजुअल वेरिएंस हम कहते हैं वो क्या है। स्केजुअल वेरिएंस मेरे पास होती है, डिफरेंस होती है अर्नड वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू का, और कॉस्ट वेरिएंस मेरे पास डिफरेंस होती है अर्नड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट का। अब आप देखें ये दोनों डिफरेंसेस को हम ग्राफ पे देखें तो क्या है। एक्चुअल कॉस्ट ये वाली वैल्यू है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये प्लान वैल्यू की चौथे मंथ की वैल्यू है, और ये मेरे पास अर्नड वैल्यू है। तो अगर मैं कॉस्ट वेरिएंस की बात करता हूँ तो इट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड द अर्नड वैल्यू, और ये वो वेरिएंस यहाँ से इंडिकेट हो रही है। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही मेरी अर्नड वैल्यू की लाइन एक्चुअल कॉस्ट से नीचे जाती है तो इसका मतलब ये है कि मैं बिहाइंड द स्केड्यूल हो गया, और सॉरी मैं ओवर बजट चला गया हूँ। दूसरा है मेरे पास प्लान्ड वैल्यू की डिफरेंस, और सॉरी जो मेरे पास अर्नड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू का डिफरेंस है, ये मेरे पास इंडिकेट कर रहा है स्केजुअल वेरिएंस का। तो ग्राफिकली मैं अगर इस डिफरेंस को इंडिकेट देखता हूँ तो ये मेरे पास स्केजुअल वेरिएंस है, और अगर मैं इस वाले डिफरेंस को देखता हूँ एक्चुअल कॉस्ट एंड अर्न वैल्यू को, तो ये मेरे पास कॉस्ट वेरिएंस है। तो ये दो टाइप की वेरिएंसेस यहाँ पे आ गई। अब इसी को न्यूमेरिकली अगर हम करें जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो ये आपके सामने, और लेट्स से आपको डाटा जो भी दिया गया है, आपको आखिरी मंथ का डाटा बताया गया कि मई के एंड तक आपकी प्लान वैल्यू 4200 थी, आपकी अर्न वैल्यू 42,000 थी, अर्न वैल्यू 38,000 है, और आपकी एक्चुअल कॉस्ट 48,000 है। तो आप अपनी वेरिएंस कैलकुलेट करें, ठीक है। स्केजुअल वेरिएंस मेरे पास नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव क्यों आ रही है भाई, मैंने 42,000 का काम प्लान किया हुआ था और अभी मैंने काम सिर्फ 38,000 का किया, तो जाहिर है नेगेटिव वेरिएंस ही आनी है। मैं काम से पीछे हूँ, मैंने पूरा काम कंप्लीट नहीं किया, तो इसलिए मेरे पास नेगेटिव वो आ गई। अब हम देखते हैं कि कॉस्ट वेरिएंस का केस क्या है। कॉस्ट वेरिएंस के अंदर हमारे पास अगर आप देखें तो हमने ये भी नेगेटिव आ रही है, और वो नेगेटिव इसलिए आ रही है कि मैंने, सॉरी उसके नीचे छुप गया, मैंने 38,000 का काम एक्चुअली किया है, और उस पर जो कॉस्ट एक्चुअल में लगा दिया वो 48,000 है। तो जाहिर है मैं ओवर बजट चला गया हूँ, और ओवर बजट इज अ बैड थिंग, और बैड थिंग हमारे पास हमेशा नेगेटिव हम साइन से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखें तो कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और ये -10,000 आ गई। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा कि जी व्हाट अबाउट इंडेक्सेस। स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स देखें यहाँ पे, तो वो मेरे पास आ रहा है 0.9048, और ये ऑब्वियसली मैंने उसी फॉर्मूला के तहत आपके सामने वैल्यू से पुट की है। लेकिन नेगेटिव वेरिएंस के केस में एंड लेस देन 1 के केस में दोनों एक ही बात है। स्केजुअल वेरिएंस अगर नेगेटिव है या स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स 1 से कम है, दोनों केस में मैं बिहाइंड द स्केजुअल, दोनों केसेस में। और दूसरा है मेरे पास कॉस्ट वेरिएंस, अगेन ये मैंने उसी तरह -10,000 जो अभी की थी, और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी मैंने चेक की, तो वो भी मेरे पास आप अगर देखें तो 1 से कम है। तो कॉस्ट वेरिएंस भी अगर नेगेटिव हो और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी 1 से कम हो, तो दोनों का एक ही मतलब है, और वो ये मतलब है कि मैं अपने प्लान्ड बजट से ऊपर चला गया हूँ। ठीक है, प्लान्ड वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं प्लान्ड बजट से ऊपर चला गया हूँ। 38,000 का ये प्लान्ड वर्क था मेरा जो मैंने कंप्लीट किया है। टोटल तो ज़ाहिर है 42,000 था, लेकिन उस प्लान का वो हिस्सा जो मैंने कंप्लीट कर लिया है वो भी प्लान वैल्यू, लेकिन उस प्लान का वो हिस्सा जो कंप्लीट कर लिया एक्चुअली, तो वो 38,000 है। लेकिन उसमें मैंने 48,000 स्पेंड कर दिया, तो मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया, काम थोड़ा किया। तो इस वजह से मेरी जो है ना कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स वो नीचे चली गई, या मेरी कॉस्ट वेरिएंस नेगेटिव आ गई। एंड दोनों सूरतों में मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं ओवर बजट चला गया हूँ, मेरे प्लान से ज्यादा काम हो गया हुआ। ओके, दूसरा जैसे मैंने आपको कहा कि कॉस्ट के केस में ये 7.792 का क्या मतलब है। इसका मतलब है ये 79.2%, ये एक ही बात है। ये याद रखिएगा कि अगर आप परसेंट में लिखते हैं तो आप इसको सिर्फ पॉइंट को 2 पॉइंट सीधे शिफ्ट करते हैं। आपने बचपन में लास्ट पढ़ा होगा डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100 वाली कहानियां, तो आप इसको 79.2% कर दें। अच्छा, परसेंटेजेस जहां पे भी आती हैं, स्पेशली ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में, शायद मैं उस वक्त याद ना रहे, मैं अभी आपको एक चीज बता दूं, 10% से नीचे ना थोड़ा सा आपने मोहतात रहना है। वो बाज दफा ना पता, लाइक अगर मैं कहता हूँ 20% किसका